मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आइए इस वीडियो में हम कवर करते हैं पुष्प को। कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी वनडे का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप ये लिखा है पुष्प, यानी ये चित्र है, ये थोड़े इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। पुष्प होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं पुष्प होता क्या है। तो किसी भी पुष्प यानी किसी भी पेड़ का यानी किसी भी पौधे का जनन भाग कौन होता है? पुष्प होता है। किसी भी पौधे का जनन भाग पुष्प होता है। और जो कोई भी हम फल खाते हैं वो किसके जरिए आता है? वो पुष्प के जरिए आता है। कोई भी आप फल खा रहे हो, चाहे खीरा हो, चाहे आम हो, चाहे पपीता हो, कोई भी फल है, वो फल बनने से पहले वो किसका भाग है? किसका है? पुष्प का। यानी फल का निर्माण पुष्प से होता है और पुष्प किसी भी पौधे का जनन भाग होता है। ठीक है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और खेती भी की जाती है पुष्प की, जैसे हर चीज की खेती की जाती है, जैसे धान की खेती की जाती है और गेहूं की खेती की जाती है। ठीक उसी प्रकार से पुष्प की खेती को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। देखिए यहाँ पे बात करते हैं पुष्प के भाग कितने होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले इसे देखेंगे फिर हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, आइए चित्र में हम शुरू करते हैं। पुष्प, ये पूरा पुष्प है। पुष्प की शुरुआत कहां से हो रही है? पुष्प की शुरुआत हो रही है डंडी से, यानी डंठल से। डंडी से शुरुआत हो रही है ना। तो आप जैसे ऐसे समझिए, एक मेरे पास पुष्प है, तो इसको जो मैं पकड़ा हुआ हूं, ये कौन सा भाग है? ये पुष्पवृंत है। इस डंडी को हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। इसके बाद ये पूरा फूल यानी पूरा पुष्प किसी ना किसी पर बैठा हुआ है ना, जिस भाग पर बैठा हुआ है उसे हम कहते हैं पुष्पासन, थैलेमस। क्या कहते हैं? पुष्पासन, यानी बीच वाला भाग, पुष्प, पूरा पुष्प जिस पे बैठा हुआ है वो पुष्पासन। और पुष्प के जो साइड में आप कोई भी फूल देखते हैं तो आपको पूरी फूल में साइड साइड से आपको ग्रीन ग्रीन सी लीव्स दिखती होंगी, हरी हरी पत्तियां, हरी हरी पत्तियां दिखती है ना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बाहरी दलपुंज। क्या कहते हैं? बाहरी दलपुंज। सबसे पहले आप ऐसे नहीं, आप 2 देखिए। सबसे पहले ये एक तो पुष्पवृंत और जिसपे फूल बैठा है वो क्या है? पुष्पासन। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्प के भाग कितने होते हैं। भाग शुरुआत हुई, अभी ये तो नीचे के भाग हो गए। अब मेन पुष्प जहां से शुरुआत हुई, यानी जो इंपॉर्टेंट भाग है पुष्प की, वो 4 होते हैं। इसके ऊपर से शुरुआत होती है। पहला भाग कौन सा है? बाहरी दलपुंज यानी कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं, जो पुष्प का ये हरे वाला भाग देख रहे हैं, पत्तियां हरी हरी, यानी आपने कली देखी होगी किसी भी पुष्प की, तो कली आपने ऐसी देखी होगी, ऐसी होती है कली, होती है। तो वो जो कली होती है किसी भी पुष्प की, तो वो कैसे रंग की होती है? वो हरे रंग की होती है। फिर कली तो हल्की 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 खुलती है, फिर उसी में से तो नीचे से कब पंखुड़ियां ऊपर उठी जाती हैं। तो जब कली होती है तो कली, जैसे एक कली ये है मानो मेरे एक हाथ, एक कली ये है दूसरा हाथ, इन दोनों कलियों को जब मिला दूंगा मैं, तो ये कली, इन दोनों कलियों को मिला के भाग को कहूंगा मैं बाहरी दलपुंज। क्या कहूंगा? बाहरी दलपुंज यानी कैलिक्स। लेकिन मैंने कहा एक कली को क्या कहूंगा मैं? एक कली के एक भाग को क्या कहूंगा? एक हरे वाले भाग को, उसे कहूंगा बाहरी दल। क्या कहूंगा? बाहरी दल, बाहरी दल। ठीक है, यानी किसी कली के पूरे भाग को, पूरी भी पुष्प के जितने भी आपको ग्रीन ग्रीन सी लीव्स दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन सी पत्तियां दिख रही हैं, जो पंखुड़ियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसे कहते हैं बाहरी दलपुंज। ठीक है, और जो पंखुड़ियां उसके भीतर रहती हैं, जो उसके अंदर जो पंखुड़ियां दबी रहती हैं, उन पंखुड़ियों को कहते हैं दलपुंज, यानी दलपुंज। जो कलर दिखता है आपको, जो भी पत्तियां दिखती हैं, उसे दलपुंज। जैसे आप देख रहे होंगे ये पुष्प है, इस पुष्प में आपको ये वाला, ये सब जितनी भी आपको ये देख रहे हैं, ये सब क्या है? दलपुंज है। ठीक है, अब बात करते हैं पुष्प के। पहले हमने 2 क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे देखते फिर आगे 2 और करेंगे। बाहरी दलपुंज क्या होता है? कैलिक्स पुष्प का प्रथम भाग होता है, पुष्प का प्रथम चक्र होता है, यानी पुष्प का शुरुआत की भाग बाहरी दलपुंज। कीटों को ये क्या करता है? कली अवस्था में होता है, यानी कली जब भी आप किसी भी पुष्प की कली देख रहे हो और वो हरी रंग की दिख रही हो, तो आप सब हरी रंग की दिखेगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो बाहरी दलपुंज में ही होती है। ठीक है, और आप समझ लेना कि आपको जो भी कली दिख रही है तो वो पुष्प का कौन सा भाग है? बाहरी दलपुंज यानी कैलिक्स। ठीक है, और इसका एक भाग को क्या कहते हैं? बाहरी दल
इसकी एक कली की एक, जैसे ये कली है, जो दो कलियों को मिला दो, मैंने कहा एक कली एक हटा दिया, एक कली बची, इसे क्या कहेंगे हम? बाहरी दल। मैंने कहा दोनों मिला दो तो इसे क्या कहेंगे? बाहरी दल पुंज। ठीक है, ध्यान रखना। और ये पुष्प ये हो गया बाहरी दल पुंज। अब बात करते हैं दल पुंज। ये क्या होता है दल पुंज? दल पुंज आप किसी भी पुष्प की जो आप पंखुड़ियां देखते हैं, पंखुड़ी देखते हैं, जैसे इस पुष्प की आप ये पंखुड़ी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये पिंक रंग की जितनी भी पंखुड़ियां हैं, ऐसे आप कोई भी कमल है या गुलाब है, किसी भी जो पंखुड़ी देखते हैं, वो पंखुड़ी की पूरी सभी पंखुड़ियों को मिला दिया जाए, सभी पंखुड़ियां मैंने एक साथ रख दी, तो उन पंखुड़ियों को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? दलपुंज। क्या कहेंगे? दलपुंज। फिर मैंने कहा ऐसा करो, एक पंखुड़ी को उठा के यहां रख दो, एक पंखुड़ी को उठा के यहां रख दो, जैसे इसमें से मैंने एक पंखुड़ी निकाली यहां रख दी, एक पंखुड़ी निकाली यहां रख दी, तो एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे? एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे हम? एक पंखुड़ी को हम कहेंगे दल। और बहुत सारी पंखुड़ी को मिला देंगे तो क्या कहेंगे? दलपुंज। ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? देखिए पुष्प में जो बाहरी दल होता है, कैलिक्स होता है, वो तो हरे रंग का होगा, लेकिन दलपुंज बहुत अलग अलग रंग का होता है। लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। और इनका अलग रंग क्यों होता है? कोई ना कोई रीजन होता है कि कीटों को परागण की यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो भी आप पुष्प में से आप स्मेल सूंघते हैं, खुशबू सूंघते हैं, वो खुशबू किसमें आती है? दलपुंज में से आती है। ठीक है, यानी जितने भी आप फूल के रंग बिरंगे भाग देखते हो, यानी पंखुड़ियां देखते हो और स्मेल करते हो, सूंघते हो, खुशबू का आनंद लेते हो, तो ये कौन से भाग से आती है? पुष्प के दलपुंज वाले भाग से। ठीक है, दो अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पुष्प के पुमंग। यानी पुमंग कौन सा होता है? एंट्रीसियम। पुष्प का पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। और जायांग होता है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। अब नर जनन अंग होता क्या है? जैसे आप देखिए ये पुष्प है, इस पुष्प में पूरा आपको एक डंडी सी दिख रही होगी, ये वाली, इस पूरी डंडी को हम कहेंगे, ऐसे डंडी जाएगी, इसे कहेंगे हम पुतंतु। क्या कहेंगे? पुतंतु। जैसे ये डंडी जाएगी, फिर इसके ऊपर एक गोल संरचना रखी होगी डंडी के ऊपर। जैसे आपने गुलहड़ का फूल देखा होगा, इसमें एक डंडी जाती है साइड से और ऊपर गुलहड़ एक गोल सी संरचना होती है। उस गोल संरचना को क्या कहेंगे? परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। और उसके गोल संरचना के अंदर डॉट 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 छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हीं कण को क्या कहेंगे? परागकण। क्या कहेंगे? परागकण। लेकिन मैंने कहा इन सबको मिला दो, पुतंतु को मिला दो, परागकोश को मिला दो और परागकण को मिला दो। इन सबको मिलाने पर पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरे एक भाग पुंकेसर। क्या बन जाएगा? पुंकेसर। फिर मैंने कहा एक पुंकेसर ये हो गया, एक पुंकेसर ये हो गया, एक पुंकेसर ये हो गया। इन सब पुंकेसरों को मिला दो तो क्या बन जाएगा हमारा? कौन सा भाग बन जाएगा पुष्प का? पुमंग। यानी पुष्प का नर जनन अंग बन जाएगा पुमंग। तो पुंकेसर ध्यान रखेंगे आप, पुंकेसर पुष्प का कौन सा? पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है, और पुमंग बनता किनसे मिलकर है? किनसे बनता है? पुंकेसरों से मिलकर बनता है। और पुंकेसर किससे मिलकर बनता है? पुतंतु, परागकोश और परागकण। ठीक है, अब आप यह बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पुष्प के यानी पुष्प के मादा जनन अंग के। पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है वो पुष्प के बीच वाले भाग में होता है। ठीक है, और वो तीन भाग होते हैं उसमें। ठीक है, मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग होता है वर्तिका और तीसरा भाग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और जो अंडाशय होता है वो पुष्प का ये वाला भाग होता है, अंदर फूला हुआ भाग, पुष्प का बीच वाला भाग। और पुष्प के जो बीच वाले भाग में ही छोटे 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 बीज होते हैं और उन बीजों को कहते हैं हम बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। तो बीजांड कोई पूछे आपको बीजांड पुष्प का कौन सा भाग है, नर या मादा वाला, तो वो मादा वाला भाग है। ठीक है, बीजांड होता है। ठीक है, और कहां पर उपस्थित होता है बीजांड? बीजांड होता है पुष्प के अंडाशय में उपस्थित। ठीक है, और बीजांड से बनता क्या है? बीजांड बड़े होकर क्या बनता है? तो जो भी हम गुठली खाते हैं, जिस भी पेड़ की गुठली होती है, जो काटने का मतलब गुठली, जैसे आम की गुठली है तो आम की गुठली आप समझिए वो क्या है? बीजांड। और गुठली के बाद जो बड़ा हुआ भाग है, जो अंडाशय वाला भाग है, वो क्या है? फल। यानी फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। और गुठली का निर्माण होता है बीजांड से। दोनों ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम अब एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं पूरी डंडी हमने क्या की? पुंकेसर, और ये वाला पूरा बीच वाला स्त्री केसर यानी जायांग। तो स्त्री केसर और पुंकेसर में दोनों में से कोई एक उपस्थित हो किसी भी पुष्प में तो वो होगा एकलिंगी। क्या होगा? एकलिंगी।
यानी चाहे पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, एक होगा वो होगा एक लिंगी। तो एक लिंगी में आपको कौन सा है, पपीता है, तरबूज है, ये सब एक लिंगी आते हैं। फिर होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या होता है, जिसमें पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर यानी जायांग भी होगा और पुंकेसर दोनों उपस्थित होंगे, वो क्या होगा, वो होगा आपका उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंगी होगा। तो उस गुलहड़ का फूल है, सरसों का फूल है, ये सब क्या है, उभयलिंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें परागण क्या होता है फूल में। जैसे फूल, एक नया फूल बनता कैसे है, तो आप देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ये तो तंतु है, ये परागकोश है, इसके अंदर जो लाल लाल दिख रहा है ये परागकण है। जब हवा चली या कीट पतंग या तितली आई, उस तितली ने इस परागकण पे बैठी और बैठने के बाद कूद के यहाँ बैठ गई और वर्तिकाग्र पे परागकण उठा के वर्तिकाग्र पे छोड़ दिया। तो परागकण कहाँ गिर जाएगा, वर्तिकाग्र पे उठ के यहाँ उठ के ऐसे ऐसे यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो परागकण उठ के यहाँ आ गया, तो परागकण का वर्तिकाग्र पे पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। क्या कहलाता है, परागण। तो देखिए आप ये लिखा हुआ है यहाँ पे परागण। परागण वर्तिकाग्र यानी परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ तो पहुंच गया परागण, यहाँ पे आ गया परागकण, यहाँ से हो गया उठ के, या हवा चली, हवा से उड़ के वो यहाँ आ गया वर्तिकाग्र पर, तो ये परागण हो गया। लेकिन अब उन्होंने कहा निषेचन क्या होता है। अब यहाँ परागण के बाद जैसे ही यहाँ पे परागण आएगा, ये अपने आप जो इसका परागकण है नीचे 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 यहाँ आके डॉट 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 ऐसे 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 होके कहाँ किनसे मिल जाएगा, बीजांड से। क्या हो जाएगा, बीजांड से अंडाशय में चला जाएगा। अंडाशय में किससे मिल जाएगा, बीजांड से। अब बताया तो मैं आपको पता होगा परागकण का कौन सा भाग है, नर जननांग पुष्प का, और बीजांड कौन सा है, मादा जननांग। अब दोनों का क्या होगा, युग्मज बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। अब जोड़ा बनने के बाद युग्मन में क्या प्रक्रिया हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया। क्या हो जाएगी, निषेचन। समझ गए निषेचन क्या होता है, परागकण का और बीजांड का मिलना ही निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन आप समझ गए, निषेचन ध्यान दीजिए, और परागण भी आपने समझ लिया। लेकिन अब आप ये सभी समझ लीजिए परागण की विधियां कितनी होती है, परागण कितने प्रकार से होता है। परागण दो प्रकार से होता है, एक स्वयं परागण और एक पर परागण। स्वयं परागण क्या होता है, आप ऐसे समझिए, जैसे आप ये बालक को आप पुष्प समझिए, एक पेड़ समझ लीजिए, इसका एक फूल है, एक फूल से अगर एक के परागकण दूसरे फूल पे आके गिर गए, तो यानी ये पूरी, यानी एक फूल उसी फूल में गिर गया, फिर उसी फूल के कहीं और गिर, यानी एक ही पेड़ से पूरा परागण हो गया, एक ही पेड़ में हो गया, तो वो क्या होगा, स्वयं परागण। अब एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, इस पेड़ के फूल के जो परागकण है वो उठ के इस पे आ गए, तो यहाँ एक नया पुष्प बन जाएगा, नया बन जाएगा ना, तो वो कौन सा होगा, पर परागण। यानी जो दो पेड़ों में अगर परागण की क्रिया हो, इधर से उधर जाए, तो वो पर परागण, और या एक ही पेड़ में होगा, एक ही ट्री में होगा, तो वो स्वयं परागण। ध्यान रखना, जो पर परागण में होता है, जो भी पुष्प बनता है वो अच्छा होता है, चटकीला होता है, खुशबूदार होता है, बढ़िया होता है। और जो स्वयं परागण में होता है वो पुष्प कम हल्का सा, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, और उसमें थोड़ी बीमारियां भी होती, बीमारी इन द सेंस वो जल्दी से मुरझा भी सकता है। ठीक है, लेकिन पर परागण वाला पुष्प अच्छा माना जाता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया ना, पुष्प पूरा। आप देखिए गुलहड़ ये पुष्प के, और एक बार दोबारा से हल्का देखिए, पुष्पपंड ये पूरे भारी दलपुंज के बाद बीच वाला वर्तिका और अंडाशय मिलकर क्या बनेगा, स्त्री केसर यानी जायांग के बाद ये पुष्प का कौन सा भाग, पुतंतु, परागकोश, परागकण मिलकर क्या बनेगा, पुंकेसर, और पुंकेसर 1, पुंकेसर 2, पुंकेसर 3, इन सबको मिलाने पर क्या बन जाएगा, पुमंग, यानी पुष्प का कौन सा भाग, नर भाग, और पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है, जायांग। और निषेचन आप जानते हो, जहां पे परागकण और क्या कहते हैं बीजांड का मिलना निषेचन, और परागकण का वर्तिकाग्र पे पहुंचना क्या होगा, परागण। ठीक है, अब आप अच्छे से इस वीडियो को देखना और बताना कमेंट करके कैसी आपको वीडियो लगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस टॉपिक को बनाऊं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।